इकाई 4 विश्व युद्धों का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। विश्व इतिहास में 1914 का वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया और युद्धरत देशों ने अपने संपूर्ण संसाधन इसमें झोंक दिए। विश्व के लगभग तमाम देश इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। इस युद्ध ने कई देशों के राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और नक्शा बदल दिया। इस युद्ध के कारणों को निम्नलिखित रूप से खोजा जा सकता है। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के बाद ही बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में पूर्व साम्राज्यवादी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना नए औपनिवेशिक क्षेत्रों का निर्माण संभव नहीं था। इस दौर में जर्मनी और इटली का प्रवेश बहुत बाद में हुआ। इस कारण उन्हें कम ही उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के बाजार की आवश्यकता थी, किंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों को पुराने साम्राज्यवादी देश आपस में बांट चुके थे। ऐसी परिस्थिति में जर्मन साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य को अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहा। उसके लिए जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाहिए। जर्मनी की इस योजना का फ्रांस तथा रूस ने विरोध किया। इधर 1905 में रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ चुका था और वह व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने में दिलचस्पी ले रहा था। दूसरी ताकत के उभरने से उसके हितों को खतरा था। उग्र राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहने लगे। तुर्की साम्राज्य एवं ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र है। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया। सैन्यवाद। यूरोपीय देश अपनी सैन्य शक्ति पर सारा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैन्य तैयारियों पर व्यय कर रहे थे। 1913 से 14 में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख, जर्मनी में 7,60,000 और रूस में 15 लाख की सैन्य अस्थायी सेना थी। जल सेना क्षेत्र में शुरू से ही हॉलैंड का आधिपत्य था। जर्मनी ने इसको चुनौती के रूप में लिया और इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जहाजी बेड़ा बनाना शुरू किया। 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। गुटों का निर्माण। साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देश अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे थे। एक समान स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर राष्ट्र राजनीति तय करने लगे थे। परिणामस्वरूप संपूर्ण यूरोप गुटों में बंट गया। यूरोप धीरे धीरे सैनिक शिविर का रूप लेते जा रहा था। यूरोप में यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी से ही जारी थी। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। उसने सन 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट
बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल हुए। एक त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। यद्यपि इटली की विश्वसनीयता संदिग्ध थी, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी के से कुछ इलाके छीनना और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली को जीतना था। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन 1907 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल के तहत बनाई। यह सामान्य हितों और समझदारी पर आधारित ढीला ढाला गठजोड़ था। इन दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया। घटनाक्रम 1914 ईस्वी में प्रारंभ में हुए प्रथम विश्व युद्ध में के पूर्व वर्षों में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे मोरक्को का प्रश्न हो या बाल्कन प्रायद्वीपों का मुद्दा। ये सभी युद्ध के निकट लाने का कार्य कर रहे थे। 1904 में आपसी समझौते के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिली और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ। इससे जर्मनी को बड़ा क्षोभ हुआ। जर्मनी मोरक्को की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहा था और फ्रांस अपने हित के आगे अंधा बना हुआ था। 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। इस क्षेत्र को सर्बिया भी लेना चाहता था। वह बाल्कन क्षेत्र में एक संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहता था। इसके लिए उसे रूस का समर्थन प्राप्त था। रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छोड़ने की धमकी दी। इस पर जर्मन खुलकर ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गए थे। अंततः रूस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस घटना का रूस और जर्मनी में कटुता और बढ़ी। साथ ही जर्मनी फ्रांस के प्रति भी उतना ही विषाक्त था। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। उसने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सास तथा लारेन पर अपना अधिकार कर लिया था। जर्मनी ने मोरक्को में भी फ्रांस का डटकर विरोध किया। फलतः यह खाई बढ़ती गई और इसने विश्व युद्ध को और नज़दीक किया। युद्ध की शुरुआत एक मामूली घटना से हुई। अगर संपूर्ण यूरोप गुटों में बटा होता और कटुता एवं का माहौल होता, विदेश का माहौल पहले से व्याप्त न होता, तो शायद यह घटना नहीं हो पाती। 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेवार ठहराया और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी। सर्बिया ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्वतंत्रता पर कुठाराघात समझता था। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मन सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई। उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह व्यापक रूप धारण करने लगा। इसी क्रम में दूसरे देश भी लड़ाई में शामिल होते गए। जापान ने सुंदरपुर में जर्मनी के उपनिवेश हथियाने के उद्देश्य से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी की तरफ हो गए। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद भी इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। इस प्रकार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध के तात्कालिक कारण के रूप में सामने आया। युद्ध का अंत और शांत शक्तियाँ 1917 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। वह था रूस का युद्ध से अलग हो जाना। अब तक रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। रूस की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। बोल्शेविक सरकार के सत्ता में आते ही इसके नेता लेनिन ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें रूस के क्षेत्रों को हथियार बिना और युद्ध के हार जाने के लिए बिना शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रखा गया। यद्यपि ये शर्तें और युद्ध के रूस का हटना उसकी अपनी आंतरिक व्यवस्था की अपरिहार्यता थी, लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और कुछ
मुश्किल शर्तें रूस के समक्ष रख दिया। इसके बावजूद भी रूस ये स्वीकार कर युद्ध से हट गया। मार्च 1918 में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। रूस का युद्ध से हट जाने के बाद युद्ध समाप्ति की आवाज़ें उठने लगी। युद्धरत देशों ने प्रकटतः तो अपनी इच्छा नहीं जाहिर की, लेकिन इस युद्ध को जनता ने युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जगह जगह सैनिकों ने विद्रोह होते लगे। रूस की नई सरकार ने पूरे विश्व में आम जनता का मनोबल ऊंचा हुआ। युद्धरत देश की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू किया, जिसमें लुसितानिया नाम के जहाज़ को डुबोने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी, तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1970 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति और बदल गई। जुलाई 1918 में ब्रिटिश, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया। अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी में एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड चला गया। नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो 14 सूत्रों के नाम से चर्चित हुआ। इसमें राज्यों के बीच खुली बातचीत चलाना, जहाजरानी की स्वतंत्रता, हथियारों में कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस को अल्सास तथा लॉरेन की वापसी, यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जैसे बातें शामिल थी। इस प्रकार शांति संधि में विल्सन के कुछ सूत्रों को शामिल किया गया। वर्साई की संधि। जनवरी और 1919 के बीच विजयी शक्तियों मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साई में और फिर पेरिस में हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देशों ने भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसू ने ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि को शर्त तय कर रहे थे और पराजित राष्ट्रों के मत्थे इसे मढ़ रहे थे। सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को कोई महत्व नहीं दिया गया। रूस को भी इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया। मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई। इसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार बताया गया। फ्रांस को अल्सास लॉरेन का क्षेत्र वापस दे दिया गया। जर्मन की सार क्षेत्र को कोयला खदानों को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया तथा इसका प्रशासन राष्ट्रसंघ के अधीन कर दिया गया। जर्मन को अपनी युद्धपूर्व क्षेत्र का कुछ भाग डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ा। राइन नदी की घाटी क्षेत्र को सेना रहित कार्य करने का फैसला किया गया। संधि के तहत जर्मनी को सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। टोगा और कैमरून को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में स्थित उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिए गए। प्रशांत क्षेत्र में स्थित उनके उपनिवेश तथा चीन में उनके सारे अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी था। पेरिस सम्मेलन में उसका प्रतिनिधि भी शामिल हुआ, परंतु जर्मनी के अधिकार या नियंत्रण करने वाली चीनी क्षेत्र चीन को नहीं लौटाए गए, बल्कि वे जापान को दे दिए गए। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि हुई
एवं क्षति हुई उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना था। इसके लिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड भी की भारी रकम निश्चित की गई। वर्साई की संधि। जर्मनी के सहयोगियों के साथ अलग अलग संधियां की गई। ऑस्ट्रिया हंगरी को विभाजित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया ने कहा कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता दे। उसे अपने क्षेत्र भी इस देशों और इटली को देने पड़े। बाल्कन क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए गए, अनेक राज्य बनाए गए और उनके बीच भूभागों का हस्तांतरण किया गया। बाल्टिक राज्य जो रूसी साम्राज्य के भाग थे स्वतंत्र घोषित कर दिए गए। तुर्की के साथ की गई संधि में तुर्की साम्राज्य को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया गया। ब्रिटेन को फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया, इराक दे दिए गए। फ्रांस को सीरिया दे दिया गया। क्षेत्रों और देशों का हस्तांतरण जिस व्यवस्था के तहत किया गया उसे शासन देश मैंडेट व्यवस्था कहा जाता है। सिद्धांत के रूप में शासन देश मैंडेट जाने वाली शक्तियाँ अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस के इन देशों का शासन चलाना था। वास्तव में इनका शासन उपनिवेश की तरह किया जाने लगा। तुर्की के क्षेत्र का अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया और खुद तुर्की को एक छोटा सा राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। इन शांति संधियों का एक प्रमुख अंग था राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशन का प्रसंविदा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांतों में इसकी चर्चा थी। इसके उद्देश्य थे शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए बाध्य करना। इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रतिबंधों से संबंधित था। इसके अनुसार किसी भी आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक और सैन्य कार्रवाई करना शामिल था। इसके प्रावधानों में सदस्य राष्ट्रों के श्रमिक की दशा और सामाजिक स्थिति को सुधारने के उपायों को शामिल किया गया। युद्ध और शांति संधियों के परिणाम। अब तक हुए युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयावह और था और इसकी व्यापकता को और बर्बादी त्रासदीपूर्ण थी। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस युद्ध में से प्रभावित हुए। लड़ाई में या अन्यथा मरने वाले लोगों की संख्या 90 लाख बताई जाती है, जो युद्ध में भाग लेने वालों की संख्या का लगभग 7वां भाग है। लाखों लोग अपंग हो गए। हवाई हमलों, अकालों और महामारियों से भारी संख्या में असैनिक लोग मारे गए। विभिन्न देशों की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इसके अनेक सामाजिक समस्याएं खड़ी हुई। नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय। प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद संपन्न शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। कई राजतंत्र नष्ट हो गए, कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ एवं नई साम्राज्यवादी सरकार से विषय जनमत रूबरू हुआ। 3 शासक वंश नष्ट हो गए यथा रूस का रोमानोव शासन, जर्मनी का होहेनजोलर्न और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग के शासन वंश का समाप्त हो गया। युद्ध के कुछ ही समय बाद तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य बने। चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया स्वतंत्र देश के रूप में उभरे। पोलैंड और स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। वह सैनिक और आर्थिक दृष्टि से यूरोप को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद विश्व रंगमंच पर सोवियत रूस भी विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। एशिया और अफ्रीका के देशों में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन को भी बल मिला। यूरोप की श्रेष्ठता का दावा इस युद्ध में धूमिल हुए, क्योंकि साम्राज्यवादी यूरोप सदैव इस प्रचार को हवा देता था कि यूरोप और यूरोपीय लोग श्रेष्ठ है। रूस जापान का 1905 का युद्ध, इसमें रूस की पराजय से भी यह मिथक टूटा। साथ ही एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वाधीनता आंदोलन तीव्र शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता और व्यापकता से लोग आक्रांत थे। सभी राष्ट्र भविष्य में ऐसे युद्ध की कल्पना से बचना चाहते थे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाए गए, लेकिन वर्साई और पेरिस की संधियों ने अलग विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी।
जिस तरह से पराजित राष्ट्रों के पर निर्णय थोपे गए थे उसका अपमान किया गया था। इससे यही स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा। यद्यपि इतनी शीघ्र इसकी शुरुआत हो जाएगी, इसकी कल्पना शायद किसी ने को नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद को समाप्त नहीं कर सका, बल्कि इसकी समाप्ति के उपरांत जो समझौते हुए उसे साम्राज्यवाद का वेग और प्रचंड हुआ। यद्यपि युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, परंतु यह अपनी आरंभिक छोटी मोटी सफलताओं के बावजूद भी युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। पेरिस के शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिया। अब वे अपनी शक्ति क्षतिपूर्ण का दावा कर रहे थे, जिसका अर्थ क्षतिपूर्ण न होने पर केवल युद्ध ही हो सकता था। इस खतरे के कारण ब्रिटिश सरकार, जो अपनी ओर निशस्त्रीकरण करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी, ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया और प्रतिरक्षा के नाम पर सशस्त्रीकरण में जुट गई। राष्ट्रसंघ इन तमाम घटनाओं का मौन और मूक साक्षी बना रहा और अंततः वह घड़ी आ ही गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा के क्रम में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और पेरिस संधि से लेकर 1939 तक के घटना का उल्लेख प्रासंगिक होगा, जिसकी अपरिहार्य परिणति के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। वर्साय संधि की विसंगतियाँ। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साय संधि में हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में ही सिद्धांत की बातों की विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुठलाते भी रहे। सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ कर जहां एक ओर विजित राष्ट्रों को हकीकत को उजागर किया, वहीं पराजित राष्ट्र सत्य के परिचित को बौखलाहट से भर गए। वचन विमुखता। राष्ट्रसंघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्यों राज्यों ने दावा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। अवसर आने पर समर्थ राष्ट्र पीछे हटते गए। रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था। अमेरिका सदस्य बनने से इनकार कर दिया। चीन जापान साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार होता रहा और इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के विनाश में सहायक हुआ। हिटलर चेक राज्य को हड़पता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस देखते रहे। धोखेबाजी की नीति से आक्रामक प्रवृत्तियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। अबिसिनिया मुसोलिनी की आक्रामक नीति का शिकार हुआ। मुसोलिनी का सफलता प्राप्त करके देख हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया। उसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध, गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप में अनेक संधियां हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप पुनः दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता जर्मनी बना और दूसरे गुट का नेता फ्रांस बना। इस गुटबंदी के पीछे सैद्धांतिक समानता और हितों की एकता थी। इटली, जापान और जर्मनी एक सिद्धांत फासिज्म में विश्वास रखते थे। उनकी नीति भी समान रूप से प्रसारवादी थी। वे राष्ट्र वर्साय की संधि से क्षुब्ध थे और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्त होना चाहते थे। इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देश के हित एक थे, क्योंकि उन्हें वर्साय की संधि से बहुत लाभ हुआ था और ये हर हाल में उसे कायम रखना चाहते थे। इंग्लैंड शुरू में इस गुट में शामिल नहीं था, लेकिन परिस्थितिवश उसे भी इस गुट में सम्मिलित होना पड़ा। रूस तब तक अछूता था तो दोनों गुटों में संदेह की नज़रों से देखते थे, लेकिन परिस्थितिवश जर्मनी ने रूस की ओर हाथ बढ़ाया। इस तरह गुटबंदी से संपूर्ण यूरोप का माहौल विषाक्त हो गया था। विषाक्त माहौल में शंका के लिए हर छोटी बात महत्वपूर्ण थी। हथियारबंदी। गुटबंदी और संशय के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र को अपने सुरक्षित महसूस कर रहे थे। परिणाम स्वरूप सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। ब्रिटिश सरकार, जो
निशस्त्रीकरण का उदाहरण पेश करना चाहती थी। वे वित्त मंत्री चेम्बरलिन ने मार्च 1937 के घोषणा की कि प्रतिरक्षा व्यय की पूर्ति अब केवल एक कर लगाकर ही नहीं की जाएगी। इसके लिए प्रयोजन के लिए 40 करोड़ पाउंड का ऋण लेने तथा 5 वर्ष की अवधि में प्रतिरक्षा पर 1.5 अरब पाउंड व्यय करने का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री बाल्डविन ने इस प्रस्तावों का समर्थन कर दिया कि उनका उद्देश्य आक्रमण को रोकना है। प्रत्येक देश की रक्षा बजट बढ़ रहा था और नए नए हथियारों के प्रत्येक राष्ट्र अपनी सेना को सुसज्जित कर रहे थे। नौसेना और वायुसेना पर जोर दिया गया था। इस सैनिक तैयारी ने असुरक्षा की भावना का संचार किया। राष्ट्रसंघ की असफलता। राष्ट्रसंघ की भ्रामक शक्तियाँ और सदस्य राष्ट्रों का सहयोग का अभाव भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। राष्ट्रसंघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामले में भी को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने आप को अक्षम पाया और अंततः इसको इस कार्य के लिए समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला। हर निर्णायक कार्रवाई की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर ली है। इस प्रकार राष्ट्रसंघ की असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 से 30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया। इससे उद्धार का कोई रास्ता निकट भविष्य में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। 1931 में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। 1929 के शरद काल में अमेरिका से यूरोप को ऋण मिलना बिल्कुल बंद हो जाना इस संकट का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। इसके बाद ही सारे विश्व में क्रय शक्ति का ह्रास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में व्यापक और अनिष्टकारी गिरावट हुई। बेकारी के आंकड़े हर देश में दिन दुगुने चार रात चौगुने बढ़ गए। नवीन विचारधाराओं। हिटलर एवं मुसोलिनी का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ। इस नए सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी और फांसीवाद के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी। ये दोनों सिद्धांत राष्ट्रवाद और गौरव और शक्ति पर बल देते थे। फलतः इन दोनों राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करना शुरू किया, जिससे विश्व युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो गई। इन दोनों राष्ट्रों ने राष्ट्रीय गौरव के लिए साम्राज्यवादी लिप्सा को ही आधार बनाया। जापान, जर्मनी और इटली अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करना हिटलर का चित्र। चाहते थे और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करना चाहते थे। जापान 19वीं सदी के अंत तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उसे भी प्रादेशिक लाभ हुआ, लेकिन उसके लिए उपनिवेश निहायत जरूरी हो गया, जिसके कारण वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोशिश करने लगा। 1931 ईस्वी में उसने चीन पर आक्रमण कर उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। उसका यह आक्रमणकारी अभियान चलता रहा और वह जर्मनी एवं इटली का सहयोगी बनकर द्वितीय विश्व में बर्मा इत्यादि को जीतता हुआ भारत पर भी आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। इस तरह जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। मुसोलिनी। तुष्टीकरण की नीति। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। पश्चिमी पूंजीवाद देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों कमज़ोर हो जाए और तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्तियों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए शुरू में पश्चिम के राष्ट्र हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे, और जब इन दोनों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है तो अपना हाथ खींचना शुरू किया। तब तक देर हो चुकी थी। तुष्टीकरण की दिशा में अंतिम कदम म्यूनिख समझौता था। हिटलर
सुडेटनलैंड पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए 1938 ईस्वी में म्यूनिख ने हिटलर और मुसोलिनी मिले, जहां इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर एवं सुडेटनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दी। 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने डेंजिंग बंदरगाह और पोलिश गलियारे की मांग पोलैंड से की। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिस वजह से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम। 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के तीनों राज्यों एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। सितंबर और अक्टूबर के महीने में उपयुक्त तीनों देशों के विदेशी मंत्रियों को मॉस्को बुलाया गया और तीनों विदेश मंत्रियों ने सोवियत संघ से पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सोवियत संघ की उपयुक्त तीनों राज्यों में सेना रखने की अनुमति मिल गई। बदले में सोवियत संघ ने इन राज्यों को प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया। फिनलैंड पर अपना प्रभाव रखना रूस अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। रूस और फिनलैंड में इस विषय पर वार्ता भी चल रही थी, लेकिन इसी बीच दोनों में वार्ता भंग हो गई और सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन फिनलैंड और सोवियत संघ में एक संधि हुई, जिसके अनुसार सोवियत रूस को सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई, जिसको वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया। उसकी सेना आगे बढ़ने लगी। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। रूस पर आक्रमण। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही पुनः जर्मन सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, मगर रूस ने इसका डटकर मुकाबला किया और जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। जब जर्मनी को मॉस्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस की दक्षिणी भाग पर हमला किया। अगस्त 1942 ईस्वी में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट तक पहुंच गई। यह युद्ध करीब 5 महीनों तक चला। अगस्त-सितंबर में स्टालिन अपने सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्गठन किया और रूसों सेना एवं नागरिकों को नए उत्साह से शत्रु को रोकने की प्रेरणा दी। आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। तदुपरांत रूसी सेनाओं ने जर्मन के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण आरंभ कर दिए। अंततः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। फरवरी 1943 में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया था तहस-नहस हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मन, इटली और जापान धुरी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जापानी आक्रमण का दृश्य। दूसरा मोर्चा। यूरोप में 1942 ईस्वी में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान युद्ध लड़ाई हुई। इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ। जर्मनी इस पराजय में द्वितीय मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरे मोर्चे में
अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे। ये सब मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किए। 6 जून 1944 को जर्मनी सेना परास्त हो गई। इसके पहले इटली पूर्णतः पराजित हो मित्र राष्ट्रों से संधि कर चुका था। अंततः 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। फलतः हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया और नागासाकी भी नेस्तनाबूद हो गया। जापान के सामने आत्मसमर्पण के सिवा कोई और विकल्प नहीं था और जापान ने 2 दिसंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। जनधन की हानि। इस युद्ध में व्यापक जनधन की हानि हुई। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। फांसीवादियों ने यूरोप के एक बड़े भाग को बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना रखा था। लगभग 60 लाख यहूदियों का जर्मनी में मौत के घाट उतार दिया गया। लाखों लोगों की हत्या यंत्रणा शिविरों में कर दी गई। जापान पर की गई बमबारी और इससे हुए क्षति का आकलन संभव नहीं था। इस युद्ध में जितने लोग काल कलवित हुए उनका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोगों को मौत से घाट उतार दिए गए। इसमें लगभग 22 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे। लगभग 1.2 करोड़ लोग यंत्रणा शिविरों या फांसीवादियों के आतंक के कारण मारे गए। पोलैंड के 60 लाख लोग मारे गए, जो कुल जनसंख्या का 20% था। इससे भयावह नुकसान सोवियत संघ को हुआ। उसके 2 करोड़ लोग मारे गए, जो आबादी का 10वां हिस्सा था। जर्मनी के लगभग 60 लाख से अधिक लोग मारे गए, जो आबादी का लगभग 10वां हिस्सा था। मानवीय क्षति से अलग बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों का भी क्षय हुआ। अनेक प्राचीन नगर पूरी तरह से नष्ट हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध की कुल लागत बहुत ऊंची थी। अनुमान के अनुसार यह लागत 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाही के लिए नए नए हथियारों का विकास और उपयोग हुआ। इसमें सबसे भयानक था परमाणु बम। परमाणु बम का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व के दौरान जापान के खिलाफ परमाणु बम का पहला परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया। जर्मनी तब तक आत्मसमर्पण कर चुका था। यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप से यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुता लगभग समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, हिंदेशिया, मिस्र इत्यादि ने स्वतंत्रता पाई। यूरोपीय श्रेष्ठता का भी अंत हुआ। कहा जाता है कि इंग्लैंड के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह डूबने लगा। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इंग्लैंड की भी पराजय हुई। युद्ध के बाद इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रह गया। इंग्लैंड के उपनिवेश मुक्त हो गए। इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गए। इसके बदले अमेरिका और रूस अपनी असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विश्व की राजनीति में शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर विश्व शांति को कायम करने की चेष्टा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध ने शांति और अशांति के 2 निर्णायक केंद्रीय परमाणु बमों का विकास व शस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को सामने लाया, जो आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रित निर्देशित कर रहे हैं। विश्व में गुटों का निर्माण। पहले विश्व युद्ध की राजनीति में इंग्लैंड छाया हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी खेमों में बंट गया। साम्यवादी खेमों का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, तो पूंजीवादी खेमों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। एक गुट निरपेक्ष राज्यों के संघ के रूप में तीसरा खेमा सामने आया। यह मूलतः नवोदित
स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र थे। पूंजीवादी राष्ट्र और उनकी साम्राज्यवादी मंशा का स्वरूप भी बदल गया। अब पूंजीवादी राष्ट्र संघ सीधे सीधे उपनिवेशों की स्थापना से बचने लगे, औपनिवेशिक देशों के आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रित करने लगे। इस प्रकार साम्राज्यवाद का भी स्वरूप बदला।